ड्रैगन बैंक एक बहुत ही बड़ी और मशहूर कंपनी है और यहाँ काम करना बहुत से लोगों का सपना होता है। आज ड्रैगन बैंक के रिक्रूटमेंट का दिन था, इसलिए गाकू इस मौके को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। लेकिन इंटरव्यू की प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी। करीब 5000 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ 80 लोगों का ही चयन होना था। बात और मुश्किल इसलिए हो गई क्योंकि इंटरव्यू खुद बैंक की प्रेसिडेंट कोकुरु ले रही थी। जल्द ही गाकू की बारी आई, लेकिन ज्यादा घबराहट की वजह से उसने शुरुआत में ही कुछ गलतियां कर दी, जिससे उसके अंक कट गए। गाकू ने खुद को एक कंप्यूटर जीनियस बताया जो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है, लेकिन कोकुरु इससे प्रभावित नहीं हुई और गाकू को इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। उसके बाद बारी आई हारुकी, एक ऐसा लड़का जो बातों से लोगों को हंसाने में माहिर था। उसने इंटरव्यू पैनल को लगातार हंसाया, लेकिन कोकुरु को उसकी बातें पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि हारू बहुत ज्यादा बोलता है और कंपनी के लिए फिट नहीं है, इसलिए उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन यही फैसला कोकुरु को बाद में सबसे ज्यादा पछतावा देने वाला था। जब गाकू और हारू कंपनी से बाहर निकले तो अचानक एक दूसरे से टकरा गए। वे दोनों बहुत खुश हुए, ये जानकर कि वे पुराने दोस्त हैं। दरअसल वे कभी स्कूल के क्लासमेट थे। गाकू बचपन से शर्मीला था, इसलिए उसे अक्सर बच्चे चिढ़ाते और तंग करते थे। एक दिन हारू ने देखा कि कुछ बच्चे गाकू को परेशान कर रहे हैं, तो उसने गाकू की मदद की और उन बदमाशों को पीट दिया। लेकिन तभी एक ट्रक वहां से गुजरा और एक सुरक्षा कैमरे ने हारू को लड़ते हुए रिकॉर्ड कर लिया। अगर किसी को यह वीडियो मिल जाता तो हारू को पुलिस के पास ले जाया जा सकता था। गाकू ने सोचा कि हारू ने उसकी मदद की है, अब उसकी बारी है एहसान चुकाने की। उसने लैपटॉप निकाला और सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग को हैक करके हारू की लड़ाई का फुटेज हटा दिया। उस दिन से दोनों पक्के दोस्त बन गए, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उनके रास्ते अलग हो गए। अब वे फिर से मिले थे, लेकिन इस बार ड्रैगन बैंक दोनों को रिजेक्ट कर चुका था। गाकू की काबिलियत देखकर हारू ने एक आइडिया दिया, क्यों ना हम खुद की कंपनी शुरू करें। गाकू को यह बात पसंद आई और उन्होंने तुरंत स्टार्टअप की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। भले ही उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी, लेकिन दोनों को अपने सपनों पर भरोसा था। अगले ही दिन वे काम पर लग गए। उनके पास कुल $400 पूंजी था। गाकू सोच में पड़ा था कि इतने कम पैसे में क्या किया जाए, लेकिन हारू ने तो पहले ही एक नई कुर्सी खरीद ली थी। गाकू ने पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? हारू ने कहा, ये हमारे कुल $400 में से ही है और ये एक जरूरी निवेश है, क्योंकि एक कंप्यूटर इंजीनियर को आरामदायक कुर्सी की जरूरत होती है। उसी समय गाकू को एहसास हुआ कि हारू उसकी कितनी परवाह करता है। इसके बाद हारू ने कहा कि उन्हें पूंजी इकट्ठा करनी चाहिए और फिर उससे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने कई इन्वेस्टर से कॉन्टैक्ट किया, लेकिन सब ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। अब उनकी स्टार्टअप योजना ठप पड़ गई थी। तभी हारू को किसी की याद आई और वह गाकू को सीधा उस इंसान के पास ले गया। वो और कोई नहीं बल्कि खुद कोकुरु थी, जो उस समय बिलियर्ड्स गोलियों वाला खेल खेल रही थी। कोकुरु ने दोनों को देखकर उन्हें नीचा दिखाया कि उन्होंने उससे निवेश मांगने की हिम्मत कैसे की, लेकिन हारू की बात करने की कला बहुत प्रोफेशनल थी। उसने कोकुरु से साफ साफ बात की और यकीन दिलाया कि अगर वो उन पर निवेश करती हैं तो उन्हें बड़ा मुनाफा होगा। कोकुरु को बात में थोड़ा सा रुचि तो आई, लेकिन उसने कहा कि पहले वो कुछ साबित करें। तभी हारू ने कहा, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक ही शॉट में पूरा बिलियर्ड्स का टेबल क्लियर कर दूंगा। अगर मैं जीत गया तो आपको हम पर निवेश करना होगा, अगर हार गया तो हम कभी वापस नहीं आएंगे। उस समय टेबल पर 5 बॉल्स बाकी थीं और एक शॉट में उन्हें गिराना असंभव सा लग रहा था। कोकुरु ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। हारू ने अपनी टाई से आंखों पर पट्टी बांधी, पूरा ध्यान केंद्रित किया और सफेद गेंद पर निशाना लगाया। एक एक करके सारी गेंदें पॉकेट में चली गई। सिर्फ 9 बॉल बची थी। अब क्यू बॉल धीरे धीरे 9 बॉल की तरफ बढ़ रही थी। अगर दोनों गेंदें टकराती तो 9 बॉल भी गिर जाती। सभी लोग सांस रोके देख रहे थे। आखिरकार हारू ने सभी 5 गेंदें गिरा दी। अब कोकुरु को अपना वादा निभाना पड़ा। उसने अपने सहायक को एक सूटकेस लाने का आदेश दिया जिसमें रखे थे 100 मिलियन येन। कोकुरु ने एक डील का प्रस्ताव रखा जिसमें 100 मिलियन येन के बदले कंपनी के 51% शेयरों की मांग की गई। यह सुनकर गाकू और हारू, जो अभी तक जश्न मना रहे थे, एकदम चौंक गए। अगर कोकुरु के पास 51% शेयर होते तो वह कंपनी की मालिक बन जाती और उनके पास सिर्फ 49% होते, मतलब वे बस उसके नौकर बनकर रह जाते। ये बात उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत वहां से उठकर निकलने का फैसला किया। हालांकि वे निवेश पाने में नाकाम रहे,
फिर भी उनका मनोबल ऊंचा था और उन्होंने साथ में जाकर शराब पीने का मन बना लिया। अचानक इस दौरान उन्होंने एक अहम जानकारी सुनी। ड्रैगन बैंक एक सिक्योरिटी प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा था। गाकू के अनुसार इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के नामी हैकर हिस्सा लेने वाले थे। अगर कोई इसमें पहला स्थान जीतता तो बहुत सारी बड़ी कंपनियों का ध्यान उसकी ओर जाता। हारू ने तुरंत इस मौके को पहचान लिया और गाकू से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा। उसे पूरा भरोसा था कि गाकू की स्किल्स से वह जीत सकता है और यहीं से उनका बिजनेस शुरू हो सकता था। लेकिन गाकू को अपने कौशल पर संदेह था और वह हिचकिचा रहा था। गाकू के जवाब का इंतजार किए बिना हारू ने खुद ही उसे प्रतियोगिता के लिए रजिस्टर कर दिया। कुछ ही समय बाद क्वालिफायर राउंड शुरू हुआ। गाकू अकेले ही प्रतिस्पर्धा कर रहा था, जबकि बाकी टीमें बहुत सारे सदस्यों के साथ आई थी। उसे 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों को हराकर टॉप 12 में जगह बनानी थी ताकि वो फाइनल में पहुंच सके। प्रतियोगिता के नियम सरल थे। सभी को सवाल दिए जाते थे और जो सही जवाब देते थे उन्हें पॉइंट्स मिलते थे। जितना कठिन सवाल उतने ज्यादा पॉइंट्स। टॉप 12 टीमें जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करती वे फाइनल राउंड में जाती। शुरुआत में गाकू अच्छा कर रहा था और धीरे धीरे रैंकिंग में ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन टॉप पोजीशन अभी भी दूर थी और उसे डर था कि वह बाहर हो जाएगा। तभी हारू लौट कर आया और उसने सबको चौंका दिया। उसने 100 शौकिया हैकरों को लाकर गाकू की मदद के लिए खड़ा कर दिया। गाकू बहुत खुश हो गया और उसने फिर से सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। उनकी मदद से गाकू की रैंकिंग तेजी से बढ़ने लगी। वह 35वें स्थान तक पहुंच गया, लेकिन यह अभी भी टॉप 12 के लिए काफी नहीं था। समय कम था और अब गाकू के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, सबसे कठिन सवाल को चुनकर रिस्क लेना। अगर वह सफल होता तो टॉप 12 में पहुंच सकता था। माहौल बहुत तनावपूर्ण था, यहाँ तक कि हारू तो नतीजों का सामना करने के लिए छत पर चला गया। थोड़ी ही देर में गाकू भी वहां आया और जैसा कि उम्मीद थी उसने क्वालिफाइंग राउंड पार कर लिया। वे दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन असली मुकाबला अब शुरू हुआ था। फाइनल राउंड ड्रैगन बैंक के अंदर आयोजित किया गया। इसमें दुनिया की 12 सबसे बेहतरीन हैकर टीमें थी। इनमें से एक टीम ड्रैगन बैंक की खुद की टीम थी, जो कि चैंपियन बनने की सबसे बड़ी दावेदार थी। वहीं दूसरी ओर हारू की टीम में सिर्फ एक ही सदस्य था, गाकू, और उस वक्त तो हारू भी वहां नहीं था। आयोजकों ने फाइनल राउंड के नियम बताए। हर टीम को एक फोर्ट्रेस मिलेगा जिसकी कीमत 10,000 पॉइंट्स होगी। उन्हें दूसरी टीमों के किले को हैक करके हमला करना था। अंत में जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विजेता होगा। फिर कोकरू आई और प्रतियोगिता को आधिकारिक रूप से शुरू किया। तभी हारू एकदम अजीब लुक में आया, एक ताओइस्ट साधु के रूप में, हाथ में एक जादुई झाड़ू लिए। सभी लोग हैरान थे कि वह क्या करने वाला है। हारू गाकू के पास गया और बोला, प्रतियोगिता शुरू होने के 1 मिनट बाद नेटवर्क से जुड़ना। इसके बाद हारू स्टेज पर गया और अजीब मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही वह झाड़ू को हिलाने लगा, बाकी सभी टीमें नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पाईं। गाकू ने हारू की बात मानी और 1 मिनट बाद वाईफाई से जुड़ा और वही एकमात्र व्यक्ति था जो इंटरनेट चला पा रहा था। गाकू ने बाकी टीमों के गिलों पर हमले शुरू कर दिया। तभी एक आदमी ने देखा कि हारू क्या कर रहा है। उसकी झाड़ू एल्यूमिनियम फॉइल की थी, जिससे वह सिग्नल ब्लॉक कर रहा था। इसके अलावा हारू ने एक अलग वाईफाई राउटर भी फूलों के पीछे छिपा कर रखा था, जिससे उसने प्रोग्राम किया था कि वो प्रतियोगिता शुरू होने के 1 मिनट बाद ही एक्टिव हो। बाकी टीमें जब तक कनेक्ट हो पाती, गाकू पहले ही बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन चूंकि वह अकेला काम कर रहा था, इसलिए उसकी रैंकिंग फिर से गिरने लगी और वह आखिरी पायदान पर पहुंच गया। इससे उसका हौसला टूट गया। लेकिन हारू के पास एक और प्लान था। समय खत्म होने से ठीक पहले हारू ने गाकू से कहा कि वह आयोजकों के वाईफाई से कनेक्ट करे। इसके बाद हारू ने अपने वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया, जिससे बाकी टीमें नेटवर्क से कट गईं। गाकू ने इस मौके का फायदा उठाया और लगातार हमले किए। उनकी टीम की स्कोर आसमान छूने लगा। दूसरी टीमों के पास दोबारा कनेक्ट होने का समय नहीं था और नतीजा यह हुआ कि गाकू और हारू की टीम ने धमाकेदार जीत हासिल की। कोकरू बहुत प्रभावित हुई, उनकी स्किल्स से नहीं बल्कि उनकी चालाकी से। उसे अब समझ आया कि उसने 2 बेहद टैलेंटेड लोगों को ठुकरा दिया था, इसीलिए उसने उन्हें फिर एक नया ऑफर दिया, 200 मिलियन येन के बदले 51% शेयर। लेकिन हारू ने उसकी बात को फिर भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हीं की होशियारी से प्रभावित होकर एक दर्शक उनसे मिलने आया। उसका नाम था किदान। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक था। उसने उन्हें एक ऑफर दिया, 30 मिलियन येन के बदले 15% शेयर। ये ऑफर हारू को सबसे अच्छा लगा। उन्हें पैसा भी मिल रहा था
और कंपनी पर उनका कंट्रोल भी बना रहता। लेकिन केदान ने एक शर्त रखी, 1 महीने में उन्हें 3 मिलियन येन कमाने होंगे, वरना वह निवेश वापस ले लेगा। हारू को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। जैसे ही उन्हें पैसा मिला, हारू ने एक सेल्फी ली, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान पहले से ही था। वे दोनों एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने वाले थे और पैसा दिखाना ही उनके लिए ग्राहकों को आकर्षित करने का एक तरीका था। लेकिन जब गाकू ने पूछा, हम बेचेंगे क्या, हारू को अभी पता नहीं था, लेकिन उसके पास खुद का एक तरीका था। हारू गाकू को स्टाफ भर्ती करने के लिए ले गया और जो भी लोग आवेदन कर रहे थे वही गाकू के सवालों का जवाब देंगे। बेशक ये भर्ती प्रक्रिया आसान नहीं थी, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार उनकी तय की गई योग्यता पर खरा नहीं उतर रहा था। फिर आई ताकाहाशी। ताकाहाशी ने हर सवाल का न सिर्फ आसानी से जवाब दिया, बल्कि उसके जवाब पूरी तरह से हारू की टीम की उम्मीदों से मेल भी खाते थे। इसीलिए उन्होंने ताकाहाशी को सीधे ही डायरेक्टर की पोस्ट के लिए रख लिया। पहले ही दिन ताकाहाशी को ये जानकर हैरानी हुई कि ऑफिस असल में गाकू का घर ही था। लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हारू और गाकू की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली। उस समय गाकू ने ताकाहाशी को निवेशक की शर्त के बारे में बताया कि उन्हें 1 महीने में 30 लाख येन कमाकर दिखाने हैं। फिर उसने ताकाहाशी से पूछा कि क्या उसके पास कोई आइडिया है। ताकाहाशी ने एक शानदार सुझाव दिया। वे एक ऐसा एआई मशीन बनाएंगे जो लोगों को जन्मदिन पर क्या गिफ्ट देना चाहिए ये सजेस्ट करेगी। ग्राहक जैसे ही ऑर्डर देगा वे वो आइटम बेच देंगे। आइडिया कमाल का था और तीनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। हारू और ताकाहाशी गए दुकानों से कोलैबोरेशन करने और गाकू घर पर ही बैठकर एआई मशीन प्रोग्राम करने लगा। 3 दिन लगातार मेहनत करने के बाद गाकू ने आखिरकार मशीन बना ही ली। लेकिन जब हारू ने देखा तो वह उतना प्रभावशाली नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। गाकू ने इंसान की जगह एक खरगोश जैसे रोबोट को बनाया था, लेकिन कुछ बदलने का समय नहीं था। इसलिए उन्होंने ताकाहाशी को ही क्लाइंट से बात करने की जिम्मेदारी दी और वह जो भी कहती रोबोटिक खरगोश वही दोहराता। उन्होंने उसका नाम रखा रेन रेन। ये ताकाहाशी का पहली बार कैमरे के सामने बोलना था और वह थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उसी नर्वसनेस ने सोशल मीडिया का ध्यान खींच लिया। रेन रेन और ताकाहाशी की ये अजीब सी जोड़ी वायरल हो गई। अब तो ग्राहक हर वक्त मैसेज करने लगे। ताकाहाशी को तो पार्क में या सड़क पर भी लोगों को सलाह देनी पड़ रही थी। पहले हफ्ते के अंत में सभी को कमाई के आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पूरे हफ्ते में सिर्फ 49,000 येन कमाए हैं तो सब निराश हो गए। इतनी धीमी कमाई से 30 लाख कमाना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तीनों ने हार नहीं मानी और फिर से प्लान बनाया। हारू ने महसूस किया कि कमाई कम इसीलिए हो रही है क्योंकि उनके पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है। फिर उन्होंने फैसला लिया कि वे लोकप्रिय चीजें बेचेंगे। ताकाहाशी को फूलों की दुकान में काम करने का अनुभव था। उसे पता था कि लड़के फूल खरीदने में झिझकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर वे फूलों की कंसल्टिंग और डिलीवरी जैसी सेवा दें तो चल सकती है। इसके अलावा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने यह तरीका अपनाया। ताकाहाशी, जो ग्राहकों की साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझती थी, ने दिल से सलाह देना शुरू किया। पहला ऑर्डर एक फैन का आया जो अपनी आइडल को फूल भेजना चाहता था। बुके इतना सुंदर था कि उस आइडल ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इसके बाद हारू की फूलों की ऑनलाइन दुकान की धूम मच गई। गाकू तो ऑन ऑर्डर की भरमार से परेशान हो गया। कंपनी चल निकली थी। 1 महीने की बिक्री के अंत में तीनों बहुत नर्वस थे। इस बार उन्होंने 30 लाख येन से ज्यादा की बिक्री की। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने किदान को ये बताया तो वो भी बहुत खुश हुआ। इनाम के तौर पर किदान ने उन्हें अपनी सीनियर यो से मिलवाया। यो हारू की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी, लेकिन एक शर्त के साथ। नई चुनौती, 1 महीने में 2 करोड़ येन की बिक्री। ये सुनकर तीनों घबरा गए, लेकिन हारू ने इस चुनौती को भी मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और यो का आभार व्यक्त किया। जब वे घर लौटे तो ताकाहाशी और गाकू ने विरोध किया। ताकाहाशी ने बताया कि उसके खुद की फूलों की दुकान को 2 करोड़ कमाने में 1 साल लग गया था, तो 1 महीने में ये लक्ष्य असंभव था। हर दिन 60 बुके बेचने होंगे। हारू के पास एक और प्लान था। वो और गाकू एक बार में काम करने जाएंगे जहां युवा लोग पार्टी करने आते हैं। वो ड्रिंक्स सर्व करेंगे और साथ में अपनी फूलों की दुकान का प्रचार करेंगे। पर शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन ही एक ग्राहक ने गाकू के सिर पर पानी डाल दिया और कुछ अमीर लड़कों ने उसे पीट दिया। सही वक्त पर हारू आया और उन गुंडों को भगा दिया। इसके बाद सब कुछ स्मूथ चलने लगा। प्रचार असरदार रहा और कस्टमर तेजी से बढ़ने लगे। ताकाहाशी इतनी बिजी हो गई कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। फिर भी 20 मिलियन येन का लक्ष्य अभी भी दूर लग रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गाकू ने कंप्यूटर पर बेहतरीन डिजाइनों के साथ फूलों की अरेंजमेंट बनाई। हारू और ताकाहाशी ने उसकी क्वालिटी में लगातार सुधार किया। अब तो बार में हर जगह फूल ही फूल थे
और ऑर्डर की बाढ़ आ गई। 1 महीना बीत गया। जब उन्होंने देखा कि सेल्स 2 करोड़ येन पार कर गई है तो गाकू खुशी के मारे रो पड़ा। तीनों ने साथ में जश्न मनाया। वे तुरंत किदान और यो के पास गए। यो भी परिणाम देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। इस तरह हारू और गाकू की कंपनी आधिकारिक रूप से शुरू हुई। नाम था ट्रिलियन गेम और उन्हें यूं से शुरुआती निवेश 10 करोड़ येन से भी ज्यादा मिला। लेकिन जैसे ही वो लोग अपनी सफलता का जश्न मनाने ही वाले थे, एक मुसीबत खड़ी हो गई। ड्रैगन बैंक ने एक एआई मशीन लॉन्च की जिसने उनकी कंपनी के खिलाफ आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी। उनका इरादा था कि अपनी प्रतिष्ठा और पैसे के दम पर वो इन लोगों को बर्बाद कर दे। ये देखकर हारू चौंक गया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोकरू इतनी विश्वासघाती हो सकती है। लेकिन यह सब हारू की हिम्मत को तोड़ने के लिए काफी नहीं था। उसने ड्रैगन बैंक को हराने की एक योजना बनाई। हारू ने गाकू और ताकाहाशी से बात की और कहा कि अब ट्रिलियन गेम को अगले चरण में ले जाने का समय आ गया है, जो उनकी कंपनी की सफलता के लिए एक निर्णायक कदम होगा। अब वे फूल नहीं बेचेंगे बल्कि एक लाइव गेम शो लॉन्च करेंगे जिसमें प्रतिभागी इनाम जीत सकते हैं। यानी हारू ट्रिलियन गेम को एक गेमिंग कंपनी में बदलना चाहता था। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें और लोगों की जरूरत थी। हारू ने सुझाव दिया कि वे 100 मिलियन येन का इस्तेमाल करके एक गेमिंग कंपनी खरीदें और फिर उसे अपनी सोच के हिसाब से विकसित करें। हारू और गाकू तुरंत एक कंपनी खरीदने के लिए बातचीत करने निकल पड़े, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उन्हें कई कंपनियों से मना कर दिया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार छोटी बड़ी कंपनियों से बातचीत करते रहे। आखिरकार उन्हें एक टीम मिली जो बड़ी कंपनियों के लिए गेम प्रोग्रामिंग में माहिर थी, लेकिन अभी वो खुद मुश्किल में थी और बिखरने की कगार पर थी। हारू ने उनमें संभावना देखी और उन्हें पैसे लगाने का वादा किया। उसने उनसे कहा कि वे एक ऐसा हाई क्वालिटी गेम बनाएं जो मार्केट के सबसे बड़े टाइटल्स से टक्कर ले सके। हारू की बातों से वो टीम पिघल गई और आखिरकार उसके साथ काम करने के लिए मान गई। जल्द ही उन्होंने एक नया ऑफिस शिफ्ट किया जो हारू ने किराए पर लिया था। ऑफिस देखकर सबने कहा कि ये कितना सुंदर है। गाकू तो यकीन ही नहीं कर पाया कि वो इस जगह का मालिक है। ये सब हारू की वजह से ही संभव हुआ था। इसके बाद उन्होंने चर्चा की और तय किया कि वे एक नया गेम बनाएंगे जिसका नाम होगा सर्वाइवल आइलैंड। फिर सभी लोग काम में जुट गए। ज्यादा समय नहीं बीता और उनकी कंपनी ने गेम का लॉन्च इवेंट रखा जहां भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर हारू ने सबको चौंका दिया। उसने न केवल कंपनी का पहला गेम पेश किया बल्कि एक मशहूर गेम प्रोड्यूसर HY को भी मंच पर बुलाया। HY एक ऐसा प्रोड्यूसर था जिसे हर कंपनी पाना चाहती थी। अपने भाषण में HY ने कहा कि वह अब ट्रिलियन गेम कंपनी के साथ काम करेगा। ये सुनकर सब दंग रह गए कि हारू ने उसे कैसे मना लिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो असली HY नहीं था, बल्कि हारू ने एक आम आदमी को HY बनाकर पेश किया था। ये एक चालाक धोखा था जिसने सबको बेवकूफ बना दिया। इस चाल से ट्रिलियन गेम कंपनी को 2 बिलियन येन की इन्वेस्टमेंट मिल गई। सर्वाइवल आइलैंड तो बस हारू की शुरुआत की योजना थी। असली मकसद था एक मीडिया साम्राज्य बनाना जो ड्रैगन बैंक से भी बड़ा हो। जब गाकू को यह सच पता चला तो वह चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि हारू के इतने बड़े सपने होंगे। जल्द ही हारू ने किदान से मुलाकात की और जापानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर कब्जा करने के लिए साझेदारी का प्रस्ताव रखा, लेकिन किदान ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, जिससे हारू निराश होकर लौट गया। अगली सुबह ताकाहाशी घबराकर कंपनी पहुंची और गाकू को अलग ले जाकर बताया कि वे जो 2 अरब येन की फंडिंग लाए थे वह पूरी तरह से वापस ले ली गई है। उसे शक था कि इसके पीछे हारू का हाथ है और उसने हारू से सामना करने की जिद की, लेकिन गाकू ने उसे रोका और कबूल किया कि ये सब उसकी गलती है। वह जानता था कि हारू झूठ बोल रहा है, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब गाकू ने ठान लिया कि वह हारू के बिना भी गेम बनाएगा जो पूरी दुनिया में हिट हो। उसने पूरी टीम को सच्चाई बताई, जिससे सब बहुत निराश हुए क्योंकि वे इतने समय से धोखे में थे। फिर भी सुनहरे बालों वाला एक मेंबर गाकू का शुक्रिया अदा करता है कि उसने सच सामने लाया। इससे गाकू और प्रेरित हुआ। अब वह सच में ट्रिलियन गेम को लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ाना चाहता था। उसकी सच्चाई देखकर सब ने उसका साथ देने का फैसला किया। उधर हारू फिर से किदान के पास गया। इस बार सिर्फ 2 अरब येन ही नहीं बल्कि एक बड़ा सबूत भी था, एक मर्डर केस का जिसमें किदान ने किसी को चाकू मारा था और भाग गया था। ये राज अब तक छुपा हुआ था, लेकिन हारू ने इसे खोज निकाला था। उसने किदान को धमकाया कि या तो वह साथ दे या ये सच सबको बता दिया जाएगा। किदान को मजबूरी में हारू से हाथ मिलाना पड़ा। दूसरी ओर गाकू ने ड्रैगन बैंक की गेम सिस्टम को हैक किया, लेकिन चोरी के लिए नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा सुधारने और दूसरों की हैकिंग से बचाने के लिए। अगले दिन कोकुरू को जब यह पता चला
तो वह हैरान रह गई। कंपनी को पता नहीं था कि ये किसने किया, लेकिन कोकुरु को शक था कि गाकू ने किया है। वह यह जानना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए उसने गाकू को फोन करके डेट पर बुलाया। गाकू हैरान रह गया, वह समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। फिर भी वह हिम्मत करके मिलने की जगह पहुंच गया। वहां उसे सच में कोकुरु मिली। वे एक एंटरटेनमेंट पार्क में मिले और खूब सारे खेल खेले। कोकुरु पहली बार इतना खुश महसूस कर रही थी। दोनों ने सुबह से रात तक समय बिताया। जब वे कैरोसेल पर बैठे थे तब कोकुरु ने गंभीर होकर पूछा कि क्या उसी ने कंपनी की सिस्टम में सेंध मारी थी। गाकू चुप रहा, लेकिन कोकुरु समझ गई कि जवाब हाँ है। फिर उसने पूछा कि क्या वह ड्रैगन बैंक में काम करना चाहता है, जो कभी उसका सपना था, लेकिन गाकू ने मना कर दिया। तब कोकुरु ने कृतज्ञता में उसे अपनी कंपनी के गेम डेवलपर्स की सारी जानकारी दे दी, जिससे गाकू बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वह उन डेवलपर्स को अपने लिए बुला सकता था। अगले दिन गाकू और ताकाहाशी उन डेवलपर्स से मिलने गए, लेकिन उन्होंने 180 मिलियन येन सालाना सैलरी मांगी, जो गाकू की कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये देखकर लगा कि उन्हें हायर करना मुश्किल होगा, लेकिन उसी वक्त हारू वहां आ गया और गाकू की मदद की। उसने बात करके डेवलपर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। इसके बाद दोनों दोस्त बैठकर बातचीत करने लगे। हारू ने माफी मांगी कि उन्होंने इस दौरान कंपनी को नजरअंदाज किया और कहा कि अब वे मिलकर फिर से कंपनी को खड़ा करेंगे। गाकू गेम डेवलपमेंट की दिशा में कंपनी का नेतृत्व करेगा, जबकि हारू कंपनी के मीडिया प्रमोशन को संभालेगा ताकि एआई अपनी ताकतों का पूरा उपयोग कर सके। लेकिन जब गाकू ने गायब हुए 2 अरब येन के बारे में पूछा तो हारू टाल मटोल करता रहा। असल में हारू ने वो पैसे एक और मीडिया कंपनी खरीदने में लगा दिए थे ताकि गाकू जो अगला गेम लॉन्च करने वाला था उसे प्रमोट किया जा सके। अगले दिन गेम डेवलपर उनके ऑफिस आया। केइसो ने जल्दी से अपने आइडियाज बताए और सुनहरे बालों वाले अपने साथी के साथ काम शुरू कर दिया। ऑफिस का माहौल बहुत जोशीला था। सब देर रात तक काम कर रहे थे, फिर भी कोई शिकायत नहीं कर रहा था क्योंकि सबको विश्वास था कि अगर वे दिल से मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। लेकिन ड्रैगन बैंक के चेयरमैन, जो कि क्यू के पिता भी थे, एक बहुत ही चालाक और खतरनाक इंसान निकले। उन्होंने अपने जबरदस्त मीडिया प्रभाव का उपयोग करते हुए अपना नया गेम लॉन्च कर दिया, जिससे हारू की टीम का प्रोडक्ट पूरी तरह दब गया। इसके अलावा उन्होंने पहले ही काइसो से मिलकर उसे धमकाया था कि अगर वह ट्रिलियन गेम्स कंपनी के लिए काम करता रहा तो उसे सबक सिखाया जाएगा। इन धमकियों के कारण काइसो ने हारू की टीम से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की मांग की और ड्रैगन बैंक के गेम लॉन्च इवेंट में शामिल होने का निर्णय लिया। ये देखकर हारू और गाकू ने उसका पीछा किया और उसे मनाने की कोशिश की कि वे मिलकर ऐसा गेम बना सकते हैं जो लोगों के दिलों को छू सके। उन्होंने उसे 3% प्रॉफिट का ऑफर भी दिया, जो कि बड़ी रकम थी, लेकिन फिर भी काइसो ने मना कर दिया और चला गया। ड्रैगन बैंक के चेयरमैन मंच पर खड़े होकर गेम लॉन्च कर रहे थे और उन्होंने उस इंसान का नाम लेना शुरू किया जिसने गेम बनाया था। तभी काइसो मंच पर आया। उसने ड्रैगन चेयरमैन को धन्यवाद दिया, लेकिन तभी उसे नीचे खड़े हारू और गाकू दिखाई दिए और उनके कहे हुए शब्द उसके झन में गूंजने लगे। वह भावुक हो गया और उसने मंच पर ही ड्रैगन बैंक से इस्तीफा दे दिया और ऐलान किया कि अब वह ट्रिलियन गेम्स कंपनी के साथ काम करेगा। ये देखकर हारू और गाकू बहुत खुश हुए और कंपनी के बाकी लोग भी यह खबर सुनकर बहुत भावुक हो गए। वहीं ड्रैगन चेयरमैन गुस्से से लाल हो गए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। ये हारू की टीम के लिए सिर्फ एक छोटी सी जीत थी, क्योंकि इसके बाद हारू और गाकू ने मिलकर एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी खरीद ली जिसकी ताकत ड्रैगन बैंक के बराबर थी। अब ट्रिलियन गेम्स के पास सारी जरूरी चीजें थीं, टीम, मीडिया और पैसा। बस अब उन्हें मिलकर सफलता की तरफ बढ़ना था। गेम रिलीज होते ही बहुत जबरदस्त हिट हुआ। लोग सड़कों पर भी वो गेम खेलते दिखने लगे। इसे 2016 के पोकेमॉन गेम जितनी लोकप्रियता मिलने लगी। सिर्फ एक हफ्ते में गेम को 7 लाख बार डाउनलोड किया गया और यहीं से उनकी कमाई शुरू हुई। उन्होंने प्लेयर्स को प्रमोशन ऑफर किया, जितना ज्यादा पैसे डालेंगे उतने ही ज्यादा फ्री स्पिन्स मिलेंगे। इस मनोवैज्ञानिक रणनीति ने काम किया और लोग बार बार पैसे डालने लगे। इससे कंपनी को जबरदस्त मुनाफा हुआ। जल्द ही ट्रिलियन गेम्स ने डाउनलोड चार्ट्स में टॉप पोजीशन हासिल कर ली और ड्रैगन बैंक के गेम को पछाड़ दिया। कंपनी की कमाई 5 बिलियन येन तक पहुंच गई और हर सदस्य करोड़पति बन गया। ड्रैगन चेयरमैन बेहद नाराज थे, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। हारू ने और भी बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पूरा मुनाफा एक नया टीवी चैनल ट्रिलियन टीवी शुरू करने में लगा दिया। इस चैनल पर कुकिंग शो से लेकर गेम शो तक सब कुछ होगा। ऐसा किसी प्राइवेट कंपनी ने पहले कभी नहीं किया था, यहाँ तक कि ड्रैगन बैंक ने भी नहीं। अगर बहुत सारे दर्शक एक साथ जुड़ते तो सर्वर क्रैश हो सकते थे, लेकिन गाकू ने रात भर मेहनत करके सारे डेटा को क्लाउड सर्वर पर ट्रांसफर कर दिया ताकि सिस्टम पर बोझ न पड़े। ड्रैगन बैंक ने भी फौरन पलटवार किया। उन्होंने एक विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी कर ली। वे ट्रिलियन ग्रुप को मिटा देना चाहते थे। अब हारू को एक जबरदस्त
जबरदस्त शो बनाने के लिए एक टॉप न्यूज एंकर की जरूरत थी और जापान में नागा से बेहतर कोई नहीं था। हारू और गाकू उसे ढूंढने गए। नागा बहुत काबिल था लेकिन एक छोटे से चैनल में काम कर रहा था क्योंकि सालों पहले उसने नेशनल चैनल छोड़ दिया था जब वहाँ झूठी खबरें चलाई गई थी। हारू ने उसे ईमानदारी का वादा किया और भरोसा दिलाया कि ट्रिलियन टीवी उसके नाम को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नागा मान गया और चैनल से जुड़ गया। पहला एपिसोड रिलीज होते ही धमाका हो गया। सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई और बिक्री भी आसमान छूने लगी। कंपनी ने 250 मिलियन येन की कमाई कर ली, लेकिन ड्रैगन बैंक चुप बैठने वाला नहीं था। उन्होंने बड़े टीवी निर्माताओं से डील कर ली जिससे उनका चैनल टीवी रिमोट पर एक बटन की तरह सेट हो गया। अब वे जापान का नंबर एक ऑनलाइन चैनल बनने का सपना देख रहे थे। कोकुरु ने ट्रिलियन टीवी को सीधा चैलेंज भेजा। सभी चौंक गए। एक बड़ा मुकाबला होने वाला था। अब अखबारों में दोनों कंपनियों की ही खबरें छाई थीं। ट्रिलियन टीवी को जवाब देना था। हारू को एक आइडिया आया, अगर ड्रैगन बैंक टीवी कंपनियों के पास गया तो वे जापान की सबसे बड़ी मंगा पब्लिशिंग कंपनी से संपर्क करेंगे और उनके पॉपुलर शो का एक्सक्लूसिव प्रसारण अधिकार मांगेंगे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि कोकुरु पहले ही वहां थी और उसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। ट्रिलियन टीवी ये लड़ाई लगभग हार चुका था। अब हारू को मजबूरी में कोकुरु से मिलने जाना पड़ा ताकि वो उससे मंगा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने की गुजारिश कर सके। अचानक से कोकुरु ने मान लिया, लेकिन एक शर्त पर। हारू और गाकू को उसकी पूरी जिंदगी के लिए गुलाम बनना होगा और हर उसका हुक्म मानना होगा। स्वाभाविक रूप से हारू को यह शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं थी और बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो गई। इसी दौरान ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष ने किदान से संपर्क किया और साझेदारी का प्रस्ताव दिया। अगर किदान ड्रैगन बैंक का विज्ञापन अनुबंध स्वीकार कर लेता तो उसे बैंक में कुछ शेयर दिए जाते। इसका मतलब था कि किदान को हारू की कंपनी के साथ अपनी साझेदारी तोड़नी पड़ती। यह प्रस्ताव सुनकर किदान सोच में पड़ गया और वापस जाकर हारू से सलाह ली। हारू ने सीधा कहा, अगर तुम्हें यह फायदेमंद लगता है तो तुम यह प्रस्ताव ले सकते हो। मैं किसी को जबरदस्ती साथ नहीं रखता। उसी समय ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष को यह खबर मिली कि किदान ने साझेदारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, जिससे वह हैरान रह गया। असल में किदान अब भी ट्रिलियन गेम्स कंपनी पर दाम लगाना चाहता था। अगले दिन हारू और गाकू ने फिर से एनिमे कंपनी का दौरा किया ताकि उन्हें साझेदारी के लिए मना सके, लेकिन मैनेजर ने पहले की तरह सीधे इनकार कर दिया। वो मैनेजर भी बहुत काबिल थी और कंपनी को शुरुआत से बनाने में निर्देशक की मदद कर चुकी थी। फिर भी उसे कभी असली पहचान नहीं मिली। उसने अपने कई खुद के प्रोजेक्ट्स मंजूरी के लिए दिए, लेकिन एक भी स्वीकार नहीं हुआ। उन सभी कहानियों को आज भी छुआ तक नहीं गया था, जिनमें से सबसे खास थी द मेडन ऑन द विंडी हिल। जब हारू को यह बात पता चली तो उसने उस कहानी को फिल्म में बदलने की इच्छा जताई। ये सुनकर मैनेजर हैरान रह गई, क्योंकि कभी किसी ने उसकी कहानी को रिलीज करने की बात नहीं की थी। उसने खुशी से कहानी हारू को सौंप दी। हालांकि उन्हें कंपनी से कोई अनुबंध नहीं मिला, लेकिन यह एक छोटी सफलता थी। वापस लौटकर हारू ने एक टीम को बुलाया जो उस कहानी को पढ़े और संशोधित करे ताकि जल्द ही उसे फिल्म में बदला जा सके। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां हारू ने मीडिया से कहा कि वह एनिमे कंपनी के साथ मिलकर 6 महीनों में फिल्म द मेडन ऑन द विंडी हिल रिलीज करेगा। ये सुनकर सभी चकित रह गए, क्योंकि इतनी जल्दी एनिमेटेड फिल्म बनाना असंभव सा लग रहा था। फिर हारू ने मंच पर गाकू को बुलाया और अगली प्रस्तुति उसे सौंप दी। गाकू ने खुद को पेश किया और बताया कि उसने एक एआई सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे सुंदर दृश्य बहुत तेजी से बनाए जा सकते हैं। इससे ट्रिलियन टीवी तय समय पर फिल्म रिलीज कर पाएगा। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अगर एनिमे कंपनी ने ट्रिलियन टीवी से साझेदारी की तो वह ड्रैगन बैंक से अपना अनुबंध तोड़ देगी और उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये सुनते ही हारू ने आगे आकर घोषणा की कि वह जुर्माना ट्रिलियन टीवी भरेगा। इससे वहां हड़कंप मच गया। वहीं दर्शकों में बैठी कोकुरु बहुत गुस्से में थी कि हारू ने उसके साझेदार को छीन लिया और गुस्से में वहां से चली गई। इस तरह हारू ने अपने प्रतिद्वंद्वी से अनुबंध छीन लिया। अब ट्रिलियन टीवी को फिल्म की एकमात्र डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिल गई। इस अनुबंध के साथ ट्रिलियन टीवी ने जापान की 4 सबसे बड़ी टीवी कंपनियों को मना लिया कि वे अपने रिमोट में ट्रिलियन टीवी के लिए एक बटन जोड़ें। अब ड्रैगन बैंक पूरी तरह से कमजोर हो गया। बैंक के अध्यक्ष अब और सहन नहीं कर पाए। उन्होंने हारू की टीम से मीटिंग की। उन्होंने ट्रिलियन गेम को 70 अरब येन में खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हारू ने तुरंत इनकार कर दिया। अध्यक्ष गुस्से में बोले, मैं इस खेल में बैंक हूँ, मेरे पास बेशुमार पैसा है। आखिरकार जीत तो उसी की होगी जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। बेहतर यही होगा कि तुम मेरी सहायक कंपनी बन जाओ। लेकिन हारू हंसते हुए बोला, आपको मेरी सहायक कंपनी बन जाना चाहिए, क्योंकि जल्द ही ट्रिलियन गेम आपको हजम कर लेगा। ये सुनकर अध्यक्ष बिल्कुल पागल हो गया। किसी ने कभी उससे
से ऐसी जुबान में बात नहीं की थी। हालांकि हारू की चालें जोखिम भरी थीं, पर उसकी अपनी रणनीति थी। उसने रिसर्च करके जाना कि जापान में ज्यादातर लोग नकद भुगतान करते हैं। अगर वे एक ऐसा वेबसाइट बनाएं जहां लोग क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकें तो ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें पूरे देश के दुकानों से साझेदारी करनी होगी ताकि ट्रिलियन गेम खरीदार और दुकानदार के बीच की कड़ी बन सके। ये योजना सफल रही और लोग उनकी पेमेंट ऐप डाउनलोड करने लगे, लेकिन तब भी कमाई सामान्य थी, जिससे गाकू और तकाहाशी चिंतित थे। अगर ये हालात जारी रहे तो वे इस प्रोजेक्ट को जारी नहीं रख पाएंगे। तभी हारू ने कहा कि उसके पास एक उपाय है। जापान में ज्यादातर लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं और पेमेंट के लिए स्वाइप कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कि रेलवे कंपनियों के लिए महंगा पड़ता है। अगर वे ट्रेन स्टेशनों के साथ साझेदारी करके उस कार्ड को उनकी ऐप से जोड़ दें तो रेलवे का पैसा बचेगा और यात्रियों को भी सुविधा होगी। उन्हें कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे तुरंत ट्रेन ऑफिस गए और वहां फिर से कोकुरु से टकरा गए। वो भी इस ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की संभावनाओं को पहचान गई थी। दोनों ने अपना प्रस्ताव पेश किया, लेकिन ट्रेन ऑपरेटर ने दोनों को इनकार कर दिया। उस दिन हारू घर लौटकर गहराई से सोचने लगा और फिर उसने कोकुरु से सीधे मिलने का अनुरोध किया। असल में वह उसे साझेदारी के लिए मनाना चाहता था। कुछ सोचने के बाद कोकुरु मान गई। यह सुनकर गाकू हैरान रह गया, क्योंकि ये दोनों हमेशा दुश्मन थे और अब साथ काम करने वाले थे। अगले दिन वे फिर से ट्रेन ऑपरेटर के पास गए। दोनों कंपनियों के मिलकर पेश किए फायदे इतने जबरदस्त थे कि वो इनकार नहीं कर सका। शेयर धारकों की मीटिंग हुई और प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। अब ट्रिलियन गेम और ड्रैगन बैंक एक ही तरफ थे, लेकिन यह खबर ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष तक पहुंच गई। उसे अपनी बेटी कोकुरु की ये हरकत बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसने एक योजना बनाई। थोड़े समय बाद ट्रेन ऑपरेटर ने ट्रिलियन गेम से अनुबंध खत्म कर दिया और केवल ड्रैगन बैंक के साथ साझेदारी कर ली। सभी लोग हैरान रह गए। साथ ही कंपनी का सर्वर ठप हो गया। गाकू जांच करने गया और पाया कि सुरक्षा सिस्टम में सेंध लगी थी। सारा डेटा चुरा लिया गया था, लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिला। अब कंपनी बर्बादी के कगार पर थी। उसी समय हारू को ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष ने बुलाया। उसने कहा, अगर कंपनी बचाना है तो घुटनों पर गिरकर माफी मांगो, वरना ट्रिलियन गेम मिट जाएगा। हारू दुविधा में पड़ गया। वो न अपने दोस्तों की मेहनत को बेकार करना चाहता था और न ही दुश्मन के आगे झुकना चाहता था। अगले दिन कस्टमर डेटा लीक होने के कारण तकाहाशी ने बतौर अध्यक्ष माफी मांगी और इस्तीफा दे दिया। जाते जाते उसने हारू और गाकू से कंपनी बचाने की गुजारिश की। इससे हारू ने फैसला ले लिया। फिर वह गाकू और किदान के साथ ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष से मिलने गया। हारू ने सीधे उनके सामने घुटने टेक कर मदद की भीख मांगी। उसने अपनी 42.5% शेयर देने की पेशकश की, लेकिन एक शर्त के साथ कि जब वह ड्रैगन बैंक में शामिल होगा तो उसे सीनियर मैनेजर नियुक्त किया जाए। ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष ने तुरंत सहमति दे दी और उस पल से हारू ड्रैगन बैंक का हिस्सा बन गया। यह देखकर गाकू बेहद निराश हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था वह उसे धोखा देगा। सदमे को सहन न कर पाकर गाकू वहां से घूम गया। उसी समय किदान ने भी अपने 15% शेयर बेच दिए और शुरुआती निवेश 30 मिलियन से 10 अरब येन कमा लिए। मुनाफा 300 गुना बढ़ चुका था। अब वह अपनी बाकी जिंदगी दुनिया घूमने में बिता सकता था। अगले दिन ड्रैगन कंपनी के मैनेजर के रूप में हारू सीधे एक टीम लेकर पूर्व कंपनी में गया और आधिकारिक तौर पर विलय पूरा किया, जिससे ट्रिलियन गेम्स कंपनी ड्रैगन ग्रुप की सहायक कंपनी बन गई। इससे सभी गुस्से में थे, क्योंकि वे हारू को गद्दार मानने लगे। यहाँ तक कि गाकू भी सोचने लगा कि जब उसकी कंपनी खो गई है तो वह इसे जारी नहीं रखना चाहता। उसने इस्तीफा लिखा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई और वह पत्र फाड़ दिया। तभी हारू अचानक आया और गाकू को एक फाइल दी। उसने सच बताया कि यह फाइल ड्रैगन बैंक के अंदर हुए आपराधिक गतिविधियों के सबूत थे। ये कभी सार्वजनिक नहीं हुए, क्योंकि ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष ने जानबूझकर इन्हें छुपाया था। हारू ने अपनी शेयर छोड़ने पर सहमति सिर्फ इसलिए दी थी ताकि ये जानकारी इकट्ठा कर सके। अब वे मिलकर स्थिति बदल सकते थे। तभी गाकू ने हारू की मंशा समझी। अगले दिन योजना के अनुसार हारू और ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष बाहर गए। गाकू ने मौका पाकर स्वयं को एक सफाई कर्मचारी बनाकर अध्यक्ष के ऑफिस में घुसपैठ की। उसने सारे डेटा हैक कर लिए। उनकी योजना पक्की लग रही थी, लेकिन अगले दिन मीटिंग में ड्रैगन के एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें बेनकाब कर दिया। पता चला कि कमरे में छुपे कैमरे थे, जिन्होंने गाकू और हारू की घुसपैठ रिकॉर्ड कर ली थी। जब लगा कि उनकी योजना फेल हो जाएगी, हारू खड़ा हुआ और सच सामने लाया। हारू ने घोषणा की कि आज की मीटिंग में वह अध्यक्ष को बर्खास्त करेगा। यह असंभव लग रहा था, क्योंकि इसके लिए हारू को कम से कम 51% शेयर चाहिए थे। हारू ने समझाया कि किदान की दुनिया भर की यात्रा केवल एक बहाना थी। असली मकसद था ड्रैगन बैंक में विदेशी निवेशकों से शेयर इकट्ठा करना। किदान अब 16% शेयर लेकर लौट चुका था। उस वक्त ड्रैगन अध्यक्ष ने स्वयं को विजेता समझा, क्योंकि हारू को अभी भी कम से कम 35% शेयर
और चाहिए थे। अचानक हारू ने कहा कि अध्यक्ष खुद उसे 29% शेयर देगा क्योंकि उसके पास अध्यक्ष के अपराधों के ठोस सबूत हैं। गाकू का कंप्यूटर में घुसपैठ केवल जानकारी जुटाने के लिए नहीं थी, बल्कि कंप्यूटर के कैमरे को हैक करके एक बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए थी, जिसमें अध्यक्ष नेताओं को गैरकानूनी गतिविधियों के लिए धमका रहा था। इससे ड्रैगन अध्यक्ष पूरी तरह हताश हो गया क्योंकि उसके सारे गलत काम सामने आ गए थे। अब अगर उसने 29% शेयर नहीं दिए तो हारू ये वीडियो पुलिस को दे देगा और अध्यक्ष जेल जाएगा। मजबूर होकर अध्यक्ष को मानना पड़ा। फिर भी हारू को 6% शेयर और चाहिए थे। संयोगवश ये शेयर कोकुरु के पास थे। अपने पिता को जेल से बचाने के लिए उसने स्वेच्छा से ये शेयर छोड़ दिए। अब हारू के पास कुल 51% शेयर थे, जिससे वह भ्रष्ट अध्यक्ष को बर्खास्त कर सकता था। लेकिन हारू ने सारी शक्ति गाकू को दे दी क्योंकि हारू भी कुछ सूचनाएं लीक करने और शेयरों को नियंत्रित करने में दोषी था, इसलिए वह कंपनी का अध्यक्ष नहीं बन सकता था। दूसरी तरफ गाकू पूरी तरह निर्दोष था और कंपनी चलाने के लिए योग्य था। अब से गाकू के पास सारी ताकत थी। थोड़ी देर बाद मीडिया में खबर आई कि ट्रिलियन गेम्स कंपनी ने ड्रैगन ग्रुप का कब्जा कर लिया है। हारू ने अपनी बात रखी और ताहाशी के साथ वादा निभाते हुए कंपनी को सफलतापूर्वक संभाला। वे ताहाशी को वापस काम पर ले आए, जबकि कोकुरु को सहायक ड्रैगन कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन इसी समय हारू अचानक गायब हो गया। कोई उससे संपर्क नहीं कर पाया जब तक कि 2 साल बाद गाकू बाहर ड्रिंक्स लेने गया। अचानक उसने सिक्का गिरा दिया और किसी ने उसे पकड़ लिया। वह कोई और नहीं बल्कि हारू था जो वापस आ गया था। गाकू की खुशी का ठिकाना न रहा। बात करने से पहले हारू ने गाकू को एक सुपरकार में खींचा और सीधे पोर्ट की ओर ले गया, जहां उनकी अगली योजना शुरू होने वाली थी। यह हमारी फिल्म का अंत है। धन्यवाद और अगली फिल्म में फिर मिलेंगे।